Welcome back students. Today we will discuss Doppler effect in relativity. तो रिलेटिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम डिस्कस कर रहे हैं और इसमें जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो इसको हम हाई स्पीड मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डॉपलर इफ़ेक्ट है वो चीज़ क्या है। अब आपको पता है, अगर मान लो जो हमारी स्पीड है सी है, सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इज़ वेरी हाई। इट वाज गिवन by Maxwell in his theories that the speed of light c, it is almost equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो ये वेलोसिटी है और फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी, हाउ दीज आर रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लेमडा। ओके, तो हर एक वेव की, ठीक है, जैसे लाइट है, लाइट की तरह और भी वेव होती हैं, जैसे साउंड वेव होगी, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव है। लाइट जो होती है वो एक नॉन मैकेनिकल वेव है। साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है एंड मैकेनिकल वेव है। एंड द वेव सेट इन ए रोप, दोज आर आल्सो मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें नहीं जाना हमें ये डिस्कस करना है कि डॉपलर इफ़ेक्ट चीज़ क्या है, और हमें स्पेशल केसेस में डिस्कस करना है। हाई स्पीड मैकेनिक्स में हमें इसको डिस्कस करना है, यानी कि जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन्वॉल्व हो रही है, या जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, दैट इज़ वेरी हाई स्पीड होनी ज़रूरी है। तो जो डॉपलर इफ़ेक्ट होगा हम उसको बोलेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफ़ेक्ट। क्लियर? तो डॉपलर इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, जो सोर्स डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है और जिस फ्रीक्वेंसी पे डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ऑब्जर्वर को उस फ्रीक्वेंसी के से अलग फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है। वो कम भी हो सकती है और वो ज़्यादा भी हो सकती है। तो वो कम किस केस में होगी और ज़्यादा किस केस में होगी, हमें वो डिस्कस करना है। तो 11th स्टैंडर्ड में आप स्टडी कर चुके हैं। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक सोर्स बना देता हूँ और ये सोर्स कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो आप देख पा रहे हैं इनके बीच का जो इंटरवल है, ये डिस्टरबेंस क्रिएट की, ठीक है, ये हमारा सोर्स है और यहाँ पर हमारा एक ऑब्जर्वर है। तो इस ऑब्जर्वर को, अगर ये सोर्स न्यू फ्रीक्वेंसी की डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर को भी न्यू मिलेगी। कब मिलेगी? जब ये दोनों रेस्ट में होंगे। आपका सोर्स है जो, वो भी आपका रेस्ट में है, और जो आपका ऑब्जर्वर है, आपका ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है। तो जो फ्रीक्वेंसी आपके सोर्स ने प्रोड्यूस की है, दैट विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर। बट अगर आपका सोर्स मूव करे, ये आपका सोर्स है, ये सोर्स मान लो मूव करने लग जाए ऑब्जर्वर की तरफ, या इससे दूर मूव करने लग जाए, या आप इसको उल्टा समझ लें, ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करने लग जाए या फिर इससे दूर मूव करे, या आप यूँ कह सकते हैं कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिलेटिव मूव करें, चाहे नज़दीक जाएं चाहे दूर जाएं, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये नॉट इक्वल होगी। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर एंड द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, दोज विल बी डिफरेंट। तो इस इफ़ेक्ट को, ये इफ़ेक्ट
फ्रीक्वेंसीज़ में किस वजह से आया, और ये कब आता है, जब सोर्स की एंड ऑब्जर्वर की रिलेटिव मोशन होती है। रिलेटिव मोशन में सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ भी जा सकता है और ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भी जा सकता है, उनसे दूर भी हट सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो मैं इसको एक लाइन में अगर समराइज़ करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं। तो देखिए आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज़ द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑब्जर्वर और बोथ, ठीक है। दोनों भी मूव कर सकते हैं, कोई एक भी मूव कर सकता है, ठीक है, एक दूसरे की तरफ भी मूव कर सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी मूव कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है या पर सेकंड आप इसको लिख सकते हैं, एंड दिस इज़ इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड, ओके। तो अब रिलेटिविस्टिक केस है, तो स्टडी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की टर्म में स्टडी कर रहे हैं, तो उनको लिख लेते हैं। एंड लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कनेक्ट स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं उनको एक बार नोट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन नोट कर दी हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स को जो कनेक्ट कर रही हैं और स्पेस कोऑर्डिनेट्स को जो कनेक्ट कर रही हैं और टाइम कोऑर्डिनेट्स को जो कनेक्ट कर रही हैं, ओके। तो अब देखिए हमारे पास सिचुएशन क्या है। अब हमारा सोर्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, और जो ऑब्जर्वर है वो हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास, मेरे पास ये मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एंड इट इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। तो जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है एंड रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है, वो क्या होंगे, एक दूसरे के रिलेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यहाँ पे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। और मान लेता हूँ मैं, जो हमारा सोर्स है, सोर्स हमारा रखा है यहाँ पर, क्लियर। और इस सोर्स ने कोई डिस्टरबेंस ट्रांसमिट की और वो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर को मिली यहाँ पर, क्लियर। और उसने टाइम ले लिया t1, ओके। और ये कंटिन्यूसली डिस्टर्बेंसेस क्रिएट कर रहा है। अगर हमारा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में होता तो इसको सेकंड पल्स कितने टाइम बाद मिलती, इसको मिलती कैपिटल T टाइम बाद। और कैपिटल T टाइम क्या है, दिस इज़ द टाइम पीरियड, दिस इज़ द टाइम पीरियड या टाइम गैप between two consecutive पल्सेज, क्लियर। दो लगातार पल्स, ये जो सोर्स है हमारा, ये रेगुलरली, ये पीरियोडिकली पल्स जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर अभी हमारा टाइम t1 है तो ये t2 टाइम बाद दूसरी पल्स जनरेट करता है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, टाइम पीरियड को, टाइम पीरियड t दिस विल बी इक्वल टू t2 माइनस t1। अगर अपना ऑब्जर्वर O जो कि यहाँ पे है एक्स डैश एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस के क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो आपको दूसरी पल्स कितने टाइम बाद मिल जाती, t टाइम बाद मिल जाती। बट
फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश, इट इज़ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको यहाँ पे नहीं टिकना है, ठीक है। तो 1 सेकंड में ये कितना वेलोसिटी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है v, और ये चला जाएगा आगे। एक सेकंड, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव करके आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो पल्स यहाँ पे टी टाइम में पहुँचनी चाहिए थी वो ऑब्जर्वर ओ के पास नहीं पहुँचेगी। तो क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि अब पल्स को ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा, ठीक है। अगर यहीं पर हमारा ऑब्जर्वर होता ओ डैश, ये ओ डैश की पहली पोजीशन है और यहाँ पर ओ डैश की सेकंड पोजीशन है, क्लियर। तो इन पोजीशंस का जो गैप है, अगर ऑब्जर्वर ओ मेजर करे तो वो गैप किसके इक्वल होगा? उस गैप को मैं मान लेता हूँ डेल्टा एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये डिस्टेंस हुई मेरी डेल्टा एक्स, क्लियर। तो अब यहाँ पे टी टाइम में तो दूसरी पल्स पहुँचेगी नहीं क्योंकि गैप बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, और कितना एक्स्ट्रा टाइम लगेगा अब हमें वो भी इसके अंदर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब जो पल्स जनरेट की है वो सी वेलोसिटी से, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। और मान लेता हूँ जो सेकंड पल्स रिसीव हुई है दैट इज़, उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में सेकंड पल्स ओ डैश ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की है वो मेरा एंगल है अल्फ़ा, ठीक है। तो अब ये भी देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स डैश एक्सिस एंड ये अपना एक्स डैश है, एक्स डैश एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। तो अब हम ये जो सेकंड पल्स है वो भी सोर्स ने कैपिटल टी टाइम बाद ही जनरेट की है, बट वो O2 डैश पोजीशन पे ज़्यादा टाइम, एक्स्ट्रा टाइम लेकर के पहुंचेगी, ठीक है। तो वो एक्स्ट्रा टाइम कितना होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें क्या पता हो, डिस्टेंस पता हो। अगर डिस्टेंस पता लग जाए तो मैं उसको सी से डिवाइड करके टाइम फाइंड आउट कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा टाइम फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये डिस्टेंस, ये जो गैप है बिटवीन टू पोजीशन ऑफ ओ डैश, ठीक है, टू ऑब्जर्व द कंजिक्यूटिव पल्सेस, दैट गैप इज डेल्टा एक्स। और ये एंगल मैं बता रहा था आपको अल्फ़ा है, और एक्स डैश एक्सिस एंड एक्स एक्सिस दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड ओ डैश टू दिस इज ट्रांसेक्टिंग लाइन। तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एंगल आ जाएगा। एंड द गैप, कौन से वाला, ये वाला जो गैप होगा, दिस गैप विल बी, अब देखिए ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं यहाँ से कोस अल्फ़ा फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बेस, ठीक है। और इस बेस को मैं बेस ही लिख देता हूँ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, डेल्टा एक्स। तो बेस अगर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, बेस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कोस अल्फ़ा, समझ पा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एक्स कोस अल्फ़ा। थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, देखिए तो ये डिस्टेंस हमारी आ गई डेल्टा एक्स कोस अल्फ़ा। तो देखिए अगर मान लो हमारा ऑब्जर्वर ओ डैश इतनी ही दूरी पे होता तो उसको टाइम कितना लगता, उसको टाइम लगना था t, बट इतना डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर किया है
तो एक्स्ट्रा टाइम कितना लगा होगा, मैं उसको मान लेता हूँ टी डैश। तो देखिए तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है और कितनी स्पीड से पल्स ने कवर किया है, सी स्पीड से कवर किया है। तो डिस्टेंस बाय टाइम ये आ गया मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम, और इसको मैं टाइम पीरियड में जोड़ देता हूँ। तो ये मेरे पास नया टाइम पीरियड आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमारा टी डैश जो टाइम पीरियड है ये ये इस वजह से चेंज हुआ है क्योंकि आपका जो ऑब्जर्वर है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये मूव ना करता तो ओ डैश वन एंड ओ डैश टू ये सेम पोजीशन होते, यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो हमारा क्या होता, जीरो होता। अगर ये जीरो होता तो इसका मतलब ये फैक्टर जीरो हो गया और आपकी जो ओ डैश ऑब्जर्वर है उसको वही फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती जो फ्रीक्वेंसी सोर्स ने प्रोड्यूस की है। ओके, तो अब आपको ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। मैं इसको अगर मैं इस रिलेशन का यूज़ करके डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो डेल्टा एक्स दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स डैश प्लस वी डेल्टा टी डैश डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। क्लियर। दूसरी बात, अब ये जो टाइम मेजर किया है ये हमारा अपेरेंट टाइम है, यानी कि ये बिकॉज ऑफ वेलोसिटी है। और ये टाइम हमारा कब होता है, जब देयर वाज नो रिलेटिव मोशन। ये टाइम पीरियड हमारा आया विद रिलेटिव मोशन। और ये टाइम पीरियड क्या था, ये टाइम पीरियड तब होता जब जो सोर्स है एंड ऑब्जर्वर है वो एक दूसरे के क्या होते, रेस्ट में होते। तो इसको मैं लिखूँगा दिस टाइम पीरियड इज़ विदाउट रिलेटिव मोशन। तो ये वाला जो हमारा है ये है अपेरेंट टाइम पीरियड, और ये वाला जो टाइम पीरियड है हमारा ये है अपना एक्चुअल टाइम पीरियड। इतनी बात क्लियर। अब अगर मैं इनकी वैल्यूज़ पुट करूं तो ये वो टाइम भी है जिस टाइम में आपको दिस इज द टाइम इन विच द ऑब्जर्वर ओ ऑब्जर्व दैट ओ डैश टू हैज़ रिसीव्ड द सेकेंड कंजिक्यूटिव पल्स। ओके, तो डेल्टा एक्स को यहाँ पे इंसर्ट कर दें और इसको सॉल्व करें। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक ट्रिक यूज़ की है। ये तो आपने ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट किया है, इतना पार्ट, ये पार्ट हमने ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट किया है। और ये हमारा टाइम पीरियड है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, और ये हमारा टाइम पीरियड वो है जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कहने का मतलब ये टाइम पीरियड जो है दिस टाइम पीरियड इज़ अपेरेंट टाइम पीरियड एंड दिस इज़ ड्यू टू रिलेटिव मोशन। तो ये जो टाइम पीरियड होगा टी डैश, इट्स वैल्यू विल बी दिस टाइम पीरियड इज ऑब्जर्व्ड बाई ओ
बट व्हेन द ऑब्जर्वर ओ डैश इज मूविंग। तो अगर मैं इस टाइम गैप को, इस टाइम पीरियड को कनेक्ट करूँ मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के टाइम पीरियड से, मैं उसमें कन्वर्ट करूँ, इसको लेके जाऊँ, तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा। हमने टाइम डायलेशन इससे पहले कर लिया है। तो टाइम डायलेशन क्या कहता है, डेल्टा टी दिस इज इक्वल टू डेल्टा टी नोड डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो अगर ये ऑब्जर्वर, इसके पास भी एक टाइम सेट हो, वो जो टाइम मेजर करे, ठीक है, वो इसके लिए रियल टाइम होगा। क्लियर। दैट टाइम विल बी रिलेटेड टू टी डैश इन द सेम वे एज यू हैव ऑब्टेन्ड इन टाइम डायलेशन। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया डेल्टा टी डैश। तो मैंने जो टाइम ऑब्जर्वर ओ डैश ने मेजर किया है उसको मैंने डायलेट कर दिया, स्लो कर दिया। क्लियर। एंड दिस विल बी इक्वल टू टी, ये वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है। देन वी हैव डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स हमारा ये है। अब देखिए ऑब्जर्वर ओ तो हमारा वहीं बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ, x2 डैश माइनस x1 डैश दिस विल बी इक्वल टू 0 एंड वी आर लेफ्ट विद दिस पार्ट ओनली। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे दिस विल बी v, मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे v डेल्टा टी डैश इंटू कोस अल्फा डिवाइडेड बाई c एंड देन रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो अब देखिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ये टाइम गैप फाइंड आउट करना है विच इज़ ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश इन द मूविंग फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन को रीअरेंज किया है। अगर इसको फर्दर रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी डैश, दिस इज द टाइम गैप observed by observer O dash between two consecutive pulses that will be equal to t root 1 minus v square c square divided by 1 minus v by c cos alpha। ओके। अब देखिए, अब अगर मैं 1/t ले लेता हूँ, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी विच इज एक्चुअली रिलीज्ड बाय द सोर्स फ्रॉम द रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड द रेसिप्रोकल ऑफ दिस टाइम पीरियड डेल्टा टी डैश, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ओ डैश। ओके। So if you insert their values in this relation, then you will obtain apparent frequency is equal to nu 1 minus v by c cos alpha divided by under the root 1 minus v square by c square। okay, so this will be the final result. This is the relativistic Doppler effect. Okay. Now you will study it in two terms. One is the longitudinal Doppler effect and another one is the ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये देखिए ये मेरा मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना, अगर मैं इस मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस को उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करवाऊँ जिस डायरेक्शन में सिग्नल ट्रैवल कर रहा है, क्लियर, तो वो तो होगा लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर। अब मान लो सपोज ये मेरा सोर्स है,
ये तो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में सिग्नल सेंड कर रहा है, ठीक है। और सपोज इस डायरेक्शन में इसने किसी टाइम पे सिग्नल सेंड किया, और जो वेलोसिटी वेक्टर v है वो डायरेक्शन ऑफ सिग्नल, मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ सिग्नल के पैरेलल हो, उसी डायरेक्शन में मूव करे, तो हमारे पास जो इफ़ेक्ट आएगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। अब इस बात को समझिए। अब अगर मान लो ये मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एस डैश, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, इसको उठा लेते हैं। ये एक्स एक्सिस के एलोंग मूव करने के बजाय ये यूँ मूव करता इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फिर से देखते हैं। अब ये सिग्नल देखो, ये सिग्नल यहाँ से इस डायरेक्शन में गया हुआ है, ठीक है, और हमारा जो मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो वेलोसिटी वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ सिग्नल, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ सिग्नल, उनमें कुछ एंगल बना हुआ है, ठीक है। तो अगर ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश उसी की डायरेक्शन में ट्रेवल करता, ठीक है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता, तो हमारे पास आता लॉन्गिट्यूडनल इफेक्ट। तो इस केस में जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, ये वी वेलोसिटी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होती, इधर होती। क्लियर। और अगर मान लो इस डायरेक्शन में सिग्नल जा रहा है और हमारा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो उसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो वो होता हमारा ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। तो उसका इम्पैक्ट इन दोनों केसेस में हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? वी कैन स्टडी इट बाय टेकिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफ़ेक्ट। और अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ट्रांसवर्स डॉपलर इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इनको बारी बारी हम स्टडी करेंगे अभी। तो पहला केस हम ले लेते हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफ़ेक्ट। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री पुट करता हूँ तो ये मेरी इक्वेशन है, ये रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए। आई विल गेट न्यू डैश, दिस इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी 1 माइनस वी बाई सी डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। क्लियर। तो यहाँ पे ये मेरे पास क्या आ गया, देखिए, ये फिर से कैंसिल हो गया। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ न्यू 1 माइनस वी बाई सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी एंड देन 1 प्लस वी बाई सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये ऊपर हमारी 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, इसको कैंसिल कर दो तो हमारे पास आ जाएगा न्यू डैश, दिस इज न्यू एंड देन यू विल गेट रूट ऑफ 1 माइनस वी बाई सी 1 प्लस वी बाई सी, एक हाफ पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो अगर मैं इसको फर्दर रीअरेंज कर सकते हैं आप इसको, न्यू अंडर द रूट दिस विल बी सी माइनस वी एंड सी प्लस वी, तो ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लॉन्गिट्यूडनल डॉपलर इफेक्ट। नींद आ गई। अगर
ट्रांसवर्स इफेक्ट आपको स्टडी करना है तो ये हमारा बी केस होगा। देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आया है, दिस इज द रिजल्ट। इसको उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट, डन। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। और अब हमें ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट स्टडी करना है। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो गई, एंड कोस अल्फ़ा दिस विल बी इक्वल टू 0 आ गया कि तो कोस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। और इसको सोल्व कर लें, कोस अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई तो हमारे पास आ जाएगा न्यू डैश दिस इज न्यू और डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। तो ये है अपना ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम इसके ऊपर यहीं से हम नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट को ऑब्टेन करेंगे दोनों केसेस में, यानी कि ट्रांसवर्स में भी और लॉन्गिट्यूडनल में भी। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस बनाने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या होगी, v बाई सी दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। तो इसका मतलब v स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर ये और भी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो अब पहले ए साइड को लॉन्गिट्यूडनल वाले केस को डिस्कस करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वाला केस ये है अपना, कॉपी कर लो इसको, ये देखो, ये अपना केस है, कॉपी कर लिया, इसको पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब देखो, अगर मैं नॉन रिलेटिविस्टिक क्लासिकल कंडीशंस इसके ऊपर लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v बाई सी दिस इज़, ये वाली जो वैल्यू है दिस विल बी वेरी वेरी लेस देन 1। तो ये हमारा जो डिनोमिनेटर है ये ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि जो पार्ट सब्ट्रैक्ट होगा वो 1 से बहुत छोटा है, तो ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 ही होगा। और 1 का रूट करेंगे तो आप हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस वी बाई सी। तो ये है अपना नॉन रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। अगर ट्रांसवर्स वाले केस में आपने स्टडी किया होगा और याद होगा आपको, तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हमारे पास डॉपलर इफेक्ट हम ऑब्टेन नहीं करते, किस में, जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस हमारा होता है। ठीक है, बट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में रिलेटिविस्टिक कंडीशंस में हमारा ट्रांसवर्स डॉपलर इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा रिजल्ट है, ये अपना रिजल्ट है ट्रांसवर्स का, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। मुझे ना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये अपना लॉन्गिट्यूडनल वाला केस है और ये अपना ट्रांसवर्स वाला केस है। ठीक है, तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक है और लॉन्गिट्यूडनल फ्रीक्वेंसी आपने ऑब्टेन की है, और यहाँ पर आप क्या ऑब्टेन करेंगे, यहाँ पर आप ट्रांसवर्स एंड नॉन रिलेटिविस्टिक फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, न्यू डिवाइडेड बाई अंडर द रूट 1 माइनस, अब वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर है, एंड दिस इज अगेन वेरी वेरी लेस देन 1। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट अंडर
non-relativistic conditions. So class, this is the end of lecture. I hope you all clear, all doubts are clear, and if you have any problem you can leave your doubt or questions, your queries in the comment section. So please share and subscribe. Thanks for watching the lecture.